एजुमेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कविता पढ़ते समय मन अचानक आनंद, करुणा, वीरता या प्रेम से क्यों भर जाता है? तो यही है भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार, जिसे हम रस सिद्धांत कहते हैं। आज हम जानेंगे कि रस का वास्तविक अर्थ, उसके तत्व और परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इनको सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साहित्य में आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो किसी एकदम अपरिचित कहानी को भी बहुत अपना सा बना देता है? मतलब कोई ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी हो, फिर भी जब कोई पाठक उसे पढ़ता है तो उसकी आंखों में असली आंसू आ जाते हैं या एक सहज मुस्कान आ जाती है। जी, और यह केवल एक सामान्य सवाल नहीं है। टीजीटी और पीजीटी जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर परीक्षार्थी के लिए यह पूरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, और सर्वाधिक अंक दिलाने वाला हिस्सा भी, जिसे हम रस सिद्धांत कहते हैं। एकदम सही। तो एजुमेंटर फॉर जॉब्स के सभी का स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि रस सिद्धांत के हर एक दार्शनिक पेज को इस तरह सुलझाया जाए कि परीक्षा कक्ष में बैठा कोई भी परीक्षार्थी इससे जुड़ा एक भी प्रश्न गलत न करे। जी, और ये एक बेहद प्रासंगिक शुरुआत है। आज उपलब्ध प्रमाणित स्रोतों के आधार पर हम इस विषय की सबसे निचली तह तक जाएंगे। हाँ, तो शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वे दिखाते हैं कि भरत मुनि के प्राचीन नाट्यशास्त्र से लेकर आधुनिक काल के आलोचकों तक का सफर कितना तार्किक रहा है। तो इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत बुनियादी सवाल से करते हैं। ये शब्द रस आखिर है क्या? मतलब अगर व्युत्पत्ति विज्ञान के नजरिए से देखें तो देखिए, व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रस धातु में अण प्रत्यय जुड़ने से हुई है। संस्कृत आचार्यों ने इसका जो शाब्दिक अर्थ तय किया है वो है आस्वाद्यते इति रसा। यानी जिसका आस्वादन किया जाए या जिसे चखा जाए। जी बिल्कुल, जिसे केवल महसूस किया जा सके वही रस है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। दैनिक जीवन में जब हम रस कहते हैं तो दिमाग में फलों का रस आता है, जैसे आम या गन्ने का रस। वो तो एक भौतिक चीज है। हाँ, भौतिक द्रव्य है वो। लेकिन जब साहित्य में आते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। तो साहित्य में इस भौतिक रस का क्या स्वरूप होता है? यहीं पर साहित्य और भौतिक विज्ञान अलग हो जाते हैं। साहित्य में रस का अर्थ अलौकिक आनंद से है, जो कविता पढ़ने या नाटक देखने से मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में इसे केवल खुशी नहीं माना गया है। तो क्या इसमें दुख भी शामिल है? बिल्कुल, इसे सुखात्मक और दुखात्मक दोनों अनुभूतियों का सार माना गया है, जो पाठक के मन में भावबोध जगाता है। ये थोड़ा अंतर्विरोधी लगता है। मतलब सुख से आनंद मिलना समझ आता है, पर दुख से आनंद कैसे? करुण रस की कविता पढ़कर जब कोई रोता है तो आनंद कहाँ है? असल में यही साहित्य का चमत्कार है। वास्तविक जीवन में जब दुख होता है तो उसमें हमारा निजी स्वार्थ या अहंकार जुड़ा होता है, जिससे पीड़ा होती है। सही बात है। लेकिन नाटक या कविता में वो व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म हो जाता है। पाठक एक सुरक्षित आवरण में होता है, इसलिए आंखों में आंसू होने पर भी भीतर एक शांति मिलती है, और इसी दुखात्मक अनुभूति से मिलने वाले सुकून को रस कहा गया। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तो हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुख। ये अलौकिक आनंद की अवधारणा निश्चित रूप से किसी एक दिन की उपज तो नहीं होगी। अगर इतिहास देखें तो क्या ये परंपरा केवल नाट्यशास्त्र से शुरू होती है? जी नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भरत मुनि से बहुत पहले वैदिक और उपनिषद काल में ही इसका बीजारोपण हो चुका था। विशेष रूप से तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, जहां वो सूत्र आता है रसो वै सह। एकदम सही। रसो वह सह का अर्थ है कि वह पर ब्रह्म या आनंद स्वरूप ही रस है। उपनिषदों ने इसे आध्यात्मिक आनंद से जोड़ दिया था। लेकिन जब विधिवत रस संप्रदाय की बात आती है तो प्रवर्तक के रूप में आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। जी, जिनका समयकाल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी के मध्य माना गया है। जी, और उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो पूरे भारतीय कला का विश्वकोश है। परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छठे अध्याय में दिया गया ऐतिहासिक रस सूत्र है। हाँ, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। बिल्कुल, यह सूत्र संपूर्ण रस सिद्धांत की नींव है। अगर इसे डिकोड करें तो इसमें 3 तत्व हैं: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव।
विभाव यानी कारण, जिसके कारण भावना जागे। अनुभव यानी शारीरिक चेष्टाएं, जैसे मुस्कुराना या कांपना। जी। और व्यभिचारी भाव जो पल पल बनते बिगड़ते हैं। जब इन तीनों का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने ये ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन उनके बाद भट्ट लुल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त जैसे आचार्यों ने इस पर अपनी व्याख्याएं दी। साथ ही मम्मट और विश्वनाथ का भी अहम योगदान रहा। यहीं से सबसे विश्लेषणात्मक हिस्सा शुरू होता है। भरत मुनि के एक ही सूत्र के शब्दों, संयोग और निष्पत्ति को 4 आचार्यों ने 4 अलग नजरियों से देखा। और ये पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट। इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहते हैं और इसका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से मूल उत्पत्ति पर बल देता है। तो क्या इन्होंने रस की उत्पत्ति को समझाया? बिल्कुल। भट्ट लोलट का मानना था कि रस ऐतिहासिक पात्रों में, जैसे कि असली राम और सीता में उत्पन्न होता है। नट या अभिनेता तो सिर्फ उसकी नकल करता है और दर्शक उस अनुकरण को देखकर रस का अनुभव करता है। लेकिन तार्किक रूप से देखें तो जो असली रस ऐतिहासिक पात्र में था वो दर्शक को कैसे मिल सकता है? जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसका आनंद कैसे लूं? इसी कमी को दूर करने आचार्य शंकुक आए। उनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है, जिसका आधार न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन पूरी तरह तर्क और अनुमान पर टिका है। तो दर्शक रस का अनुमान लगाता है। जी, इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने चित्र तुरंग न्याय का उदाहरण दिया। चित्र तुरंग न्याय मतलब जैसे कैनवास पर घोड़े का चित्र है, दर्शक जानता है कि वो असली घोड़ा नहीं है, फिर भी मान लेता है कि घोड़ा है। उसी तरह अभिनेता को देखकर दर्शक अनुमान लगा लेता है कि यही राम है। एकदम सटीक व्याख्या। दर्शक अनुमान कर लेता है, लेकिन यहाँ एक और समस्या आ गई। अनुमान तो बुद्धि का काम है और बुद्धि से आंखों में आंसू नहीं आते। सही का भावना को हृदय तक पहुंचना चाहिए। इसी बौद्धिक शुष्कता को तोड़ने के लिए भट्टनायक आए। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद है, जो सांख्य दर्शन से जुड़ा है। इनका सबसे बड़ा योगदान है साधारणीकरण की अवधारणा। साधारणीकरण? इसने रस को बुद्धि से उठाकर हृदय पर ला दिया। हाँ, भट्टनायक ने कहा कि रस ना पैदा होता है ना अनुमान लगाया जाता है, बल्कि साधारणीकरण होता है। नाटक देखते समय दर्शक का मैं खत्म हो जाता है। राम का दुख एक सार्वभौमिक भावना बन जाता है, सबका दुख बन जाता है। यानी जो भाव विशेष था वो साधारण हो गया और दर्शक रस का भोग करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। फिर चौथे आचार्य अभिनवगुप्त की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि भट्टनायक की भुक्ति की प्रक्रिया को दार्शनिक रूप से अनावश्यक माना गया। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया, जो कश्मीर के शैव दर्शन पर आधारित है। शैव दर्शन मानता है कि सब भीतर है, बस पहचानना है। बिल्कुल। अभिनवगुप्त ने कहा कि रस बाहर से नहीं आता, ये पाठक या दर्शक के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में जन्म से मौजूद रहता है। मतलब प्रेम या शोक हमारे अंतर मन में पहले से है। कविता सिर्फ एक अनुकूल वातावरण देती है जिससे वो भीतर का भाव अभिव्यक्त हो जाता है। जी, तो अगर संक्षेप में कहें तो लोल्लट का उत्पत्तिवाद ऐतिहासिक पात्र पर केंद्रित है, शंकु का अनुमितिवाद अनुमान पर है, भट्टनायक का भुक्तिवाद साधारणीकरण पर है और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद भीतर के भाव के जगने पर है। ये क्रम परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। अब संस्कृत से आगे बढ़कर हिंदी साहित्य की बात करते हैं। आधुनिक आलोचकों ने इसे समाज और मनोविज्ञान से कैसे जोड़ा? इसमें सबसे बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने रस को सामाजिक धरातल पर रखा। उनके 2 कीवर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। पहला, आलंबनत्व, धर्म का साधारणीकरण। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जाग रहा है, उसके भीतर कोई सार्वभौमिक गुण होता है जो सबका ध्यान खींचता है। हाँ, और दूसरा उनका प्रसिद्ध कथन है रस को हृदय की मुक्तावस्था कहना। जैसे ज्ञान से आत्मा मुक्त होती है, वैसे ही रसानुभूति से हृदय मुक्त हो जाता है। मनुष्य स्वार्थ से आजाद होकर एक व्यापक भावभूमि पर आ जाता है। आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का नाम आता है। वाजपेयी जी ने रस के आनंद के साथ संवेदनात्मक पक्ष को महत्व दिया। श्रेष्ठ साहित्य मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाता है और यही आधुनिक समीक्षा का आधार है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है डॉक्टर नगेंद्र का। उनका दृष्टिकोण बाकियों से कैसे अलग था? डॉक्टर नगेंद्र ने रस को आत्मानुभूति माना।
उन्होंने कहा कि साधारणीकरण दरअसल कवि की अनुभूति का होता है। तार्किक भी लगता है, क्योंकि मूल स्रोत तो कवि का हृदय ही है। अगर कवि अपना भाव समाज तक पहुंचा दे और सब वैसा महसूस करें, तो वही साधारणीकरण है। जी, और इस चर्चा को डॉक्टर राजमूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय लोक दर्शन और मनोविज्ञान के आधार पर और आगे बढ़ाया। तो रस सिद्धांत कोई बंद किताब नहीं, निरंतर विकसित होने वाली विचारधारा है। बिल्कुल। अब अगर इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें, तो एक परीक्षार्थी के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? निचोड़ यही है कि रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का केंद्रीय तत्व और काव्य की आत्मा है। भरत मुनि से शुरू होकर ये साधारणीकरण और सहृदय तक पहुंचता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। तो ये क्या है? ये पाठक को अपनी निजी स्वार्थी सीमाओं से ऊपर उठाकर एक लोक सामान्य भूमि पर खड़ा कर देता है, जहां सब एक समान महसूस करते हैं। लोक सामान्य भूमि, ये साहित्य की शक्ति का सुंदर प्रमाण है। जाने से पहले मैं अभिनव गुप्त का एक विचार छोड़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि रस हमारे ही अंदर वासना रूप में मौजूद है। तो क्या कोई कवि वास्तव में कुछ नया बनाता है? गहरा सवाल है। या वो सिर्फ एक चाबी है जो हमारे ही अंदर सोए हुए छिपे भाव के ताले को खोल देता है? अगली बार जब कोई कविता पढ़कर आंखें भर आए, तो सोचेगा कि वो कविता रुला रही है या आपके ही भीतर का कोई पुराना भाव जाग गया है। ये विचार तो साहित्य को देखने का नजरिया ही पलट देता है। हमें विश्वास है कि इस चर्चा ने परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रस सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा। एजुमेंटर फॉर जॉब्स का मिशन ही यही है कि रटने के बजाय गहरी समझ मिले। परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए इस विश्लेषण को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में ये भी बताएं कि चारों आचार्यों में से किसका सिद्धांत सबसे तार्किक लगा। और हाँ, आगामी महत्वपूर्ण नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्ञान की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किन तत्वों से होती है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर रस सिद्धांत का यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को सेव करें।